हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी 21वीं क्लास स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। सॉल्यूशन टॉपिक जो चल रहा था उसका लास्ट टॉपिक है वांट ऑफ गुणांक। तो वांट ऑफ गुणांक में डिस्कस आज कर लेते हैं। जो लास्ट टॉपिक है ये हमारा वांट ऑफ गुणांक क्या है। मैंने आपको पिछली क्लास जो 20वीं अपनी थी उसके अंदर आपको ये बताया था कि भाई किसी भी विद्युत अपघट्य जो विलयन में जाके वियोजित होता है तो उसमें अणुसंख्य गुणधर्म के मान एक्सपेक्टेड जो वैल्यू है उसके से डिफरेंट प्राप्त होते हैं। और क्यों होते हैं? क्योंकि विद्युत अपघट्य पदार्थ का विलयन में जाके वियोजन हो जाता है। तो अगर हमको कि अब एक्सपेक्टेड मान कितने होंगे ये निर्धारित करना है तो उसके लिए हमको पहले ये पता होना चाहिए कि विद्युत अपघट्य कितना प्रतिशत वियोजित हुआ है। अगर 100% वियोजित हुआ है तो जस्ट डबल हो जाएंगे अगर ए बी प्रकार का विद्युत अपघट्य है। और यदि 100% वियोजन नहीं हुआ है तो अब अणुसंख्य गुणधर्म के मान कितने हो जाएंगे इसका परिकलन करने के लिए वैज्ञानिक वान टॉप ने एक गुणांक का प्रतिपादन किया जिसे हम कहते हैं वान टॉप गुणांक। तो क्या है डेफिनेशन में यहाँ लिख देता हूं। वांट हाफ गुणांक विलयन में विद्युत अपघट्य पदार्थ के वियोजन अथवा संगुणन की सीमा निर्धारित करने के लिए वैज्ञानिक वान टॉप ने एक गुणक I का प्रतिपादन किया जिसे वान टॉप गुणांक के नाम से उल्लेखित किया जाता है। यानी कितना प्रतिशत वियोजन हुआ है इसे बताने के लिए हमको परिकलित जो सूत्र है अणुसंग गुणधर्म के 4 अणुसंग गुणधर्म थे। हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन और परासरण दाब, इनके परिकलित मान और प्रायोगिक मान अगर हमको पता हो तो हम वान टॉप गुणांक आई को डिसाइड कर सकते हैं। और वान टॉप गुणांक आई डिसाइड जब हो जाता है तो हमको फिर वो कितना प्रतिशत वियोजित हुआ है विद्युत अपघट्य या फिर संयोजित हुआ है ये भी परिकलित कर सकते हैं। इसको न्यूमेरिकल से समझेंगे लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं वान टॉप गुणांक आई की परिभाषा क्या है। तो ये परिभाषा नहीं है, ये एक इंट्रोडक्शन है कि वान टॉप गुणांक के नाम से उल्लेखित किया जाता है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी वो डेफिनेशन में यहाँ लिखा देता हूं कि पहले हम ये मान के चलते हैं कि भाई विलयन में कण दिखाई कितने दे रहे हैं। तो वान टॉप गुणांक को निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। I बराबर प्रेक्षित
कणों की संख्या बटे सैद्धांतिक कणों की संख्या, यानी ऑब्जर्व कण बटे थ्योरेटिकल कण। आई को कैसे परिभाषित करेंगे हम? प्रेक्षित कणों की संख्या, यानी जितने कण हमको विलयन में अब दिखाई दे रहे हैं डिसोसिएशन के बाद, तथा हमने वास्तव में कितने कण लेके चले थे, उन दोनों का अनुपात ही वन टॉप गुणांक आई कहलाता है। अब हम जानते हैं कि प्रेक्षित कणों की संख्या पर प्रेक्षित, इसको हम दूसरी तरह यूं भी लिख सकते हैं, आई बराबर, क्योंकि प्रेक्षित कणों की संख्या से निर्धारित होता है प्रेक्षित अनुसंग गुणधर्म के मान। तो प्रेक्षित अनुसंग गुणधर्म जैसे परासरण दाब का प्रेक्षित मान बटे परासरण दाब का परिकलित मान, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं हिमांक में अवनमन का ऑब्जर्व मान बटा हिमांक में अवनमन का जो परिकलित मान है सूत्र से आता है वो, या फिर, और सूत्र से कितना आता है आपको पता होगा, सूत्र होता है KF इंटू मोललता, या फिर डेल्टा TB, यानी प्रेक्षित मान क्वथनांक में उंजन का बटे क्वथनांक में उंजन का थ्योरेटिकल मान। तो इससे भी हम वन टॉप गुणांक आई को डिसाइड कर सकते हैं कि क्या मान है इसका। ठीक है, अब आई का मान डिपेंड करता है कि प्रेक्षित कणों की संख्या और सैद्धांतिक। अगर मान लो विलयन में विद्युत अपघट्य पदार्थ का वियोजन हो जाता है, तो वियोजन के केस में कणों की संख्या बढ़ जाती है, और सैद्धांतिक कणों की, तो वियोजन के केस में वन टॉप गुणांक आई का मान सदैव और सदैव 1 से अधिक होता है। तो ये मैं कुछ पॉइंट है महत्वपूर्ण बिंदु, उनको मुख्य बिंदु के तौर पे लिखा देता हूं आपको। पहला बिंदु, विद्युत अपघट्य पदार्थ के वियोजित होने पर वन टॉप गुणांक का मान सदैव 1, यानी इकाई से अधिक होता है। अब मान लो विद्युत अपघट्य 100% वियोजित होता है, तो अगर विद्युत अपघट्य टूटकर जितने प्रकार के कण देगा उतने ही गुना आई का मान हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट है विद्युत अपघट्य पदार्थ का सौ प्रतिशत वियोजन होने की स्थिति में आई बराबर प्रेक्षित कणों की संख्या होगी। फॉर एग्जाम्पल, विद्युत अपघट्य को मैं यहां ले लेता हूं, और वन टॉप गुणांक आई को अपन इधर ले लेते हैं। जैसे NaCl, तो NaCl कैसे टूटता है आपको पता होना चाहिए, Na+ और Cl-। कितने कण दे रहा है टूट के? 2 कण दे रहा है, तो 2 कण दे रहा है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा इसके लिए? 2 हो जाएगा। ऐसे दूसरा विद्युत अपघट्य लेता हूं मैं, CaCl2,
कैसे टूटता है CaCl2 Ca+2 और 2Cl माइनस। ओके, कितने कण दे रहा है टूट के? 1 और 2 3 आए, तो इस 1 ने कितने आयन दिए? 3, इसलिए I का मान कितना हो गया? 3 हो गया। ऐसे अपन ले लेते हैं एक K2SO4, तो ये भी कितने आयन दे रहा है टूट कर? 2K+ और SO4-2। आयन कितने हो गए? 2 और 1 3। I की वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ भी 3 हो गई। क्लियर? K4FeCN6 आया था ये एग्जाम में, K4FeCN6, इसके लिए I का मान क्या होगा? तो पहले ये टूटेगा कैसे, ये देखो 4K+ और ये पूरा बड़ा आयन है FeCN6 -4, कितने आयन दे रहा है टूट के? 4 और 1, ये पूरा जटिल आयन है, तो कितने हो गए आयन? 5 आयन। तो I की वैल्यू कितनी हो गई? 5। तो यानी जब विद्युत, अब हम ये मान के चलेंगे, या मैंने कंसिडर किया है कि अगर विद्युत अपघट्य 100% वियोजित होता है, मान लो 100% वियोजित नहीं हो रहा है, उस स्थिति में हम वन टॉप गुणांक को कैसे डिटरमाइन करेंगे? तीसरा पॉइंट में ले लेते हैं। पॉइंट नंबर 3, यदि विद्युत अपघट्य पदार्थ का विलयन में α% वियोजन होता है तब, और यहाँ सीधा संबंध भी आ सकता है कि भाई बार्नटॉप गुणांक I और विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा अल्फा में क्या संबंध है। तो हमको अगर 100% की जगह α% वियोजित हो रहा हो, तो जैसे मैं लेते के चलता हूं, माना विद्युत अपघट्य AB प्रकार का है, तो AB कैसे विद्युत अपघट्य डिसोसिएट होता है? A+ और B-। वियोजन की मात्रा हम शुरू में इसके स्टार्टिंग में 1 मोल लेके चल रहे हैं प्रारंभ में, और हमने माना है वियोजन के बाद क्या माना है कि α% वियोजन हुआ, तो 1 में से अल्फा मोल क्या हो गए हैं? इसके वियोजित हो गए हैं, हमने α% वियोजन माना है। तो जितना ये वियोजित होगा उतना ही A+ आयन बनेगा, उतना ही B- आयन बनेगा। तो A+ आयन भी कितना बन गया? अल्फा मोल, और B- आयन भी कितना बन गया? अल्फा मोल। तो अब देखिए टोटल कण पहले तो कितने थे? 1 मोल, और अब हो गए, ये तो बच गया 1 - अल्फा मोल, और ये बन गया अल्फा और ये अल्फा। तो प्रेक्षित कण कितने नजर आ रहे हैं हमको? प्रेक्षित कण हमको नजर आ रहे हैं 1 - अल्फा, तो ये AB, और A+ आयन नजर आ रहा है अल्फा, और B- आयन भी नजर आ रहा है अल्फा। तो टोटल कितने हो गए? ये अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट, तो टोटल हो गए 1 + अल्फा। अब हमको बार्नटॉप गुणांक I निकालना है। मैंने फॉर्मूला दिया था प्रेक्षित कण बटे थ्योरेटिकल कण, और प्रेक्षित कण हमको कितने नजर आए हैं? 1 + अल्फा, और थ्योरेटिकल हम कितने लेके चले थे? 1 मोल। तो I बराबर कैसे निकाल सकते हैं हम? I बराबर 1 + अल्फा बटा 1, या फिर आपको उल्टा भी पूछ सकता है कि बार्नटॉप गुणांक I का मान दे दे प्रश्न और आपको अल्फा का मान पूछ ले, तो आप क्या करोगे फिर? अल्फा बराबर I
और ये 1 को इधर ले जाओगे पक्षांतरण करके तो 1 घटा दोगे, ये आपको अल्फा निकल जाएगा इससे। इस पे दोनों पे ही क्वेश्चन है। जैसे आपको मैं क्वेश्चन बताता हूँ, विद्युत अपघट्य ए भी ले तो, जैसे कि जब बोर्ड में क्वेश्चन आया था तो विद्युत अपघट्य को बदल दिया था। जैसे बोर्ड का ही क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको मैं पहले तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन बताता हूं। चलो पहले आरबीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा था वो ले लेते हैं। आरबीएससी ने पूछा था 1 मोलर K for FeCN6 का विलयन में 46% वियोजन होता है। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसके परासरण दाब की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन हो गया। अब परासरण दाब के लिए आपके पास सूत्र क्या होता है पहले ये बताओ। परासरण दाब के लिए वन टॉप समीकरण लगाई जाती है, पाई बराबर मोलरता इंटू आरटी। या अब आपको मोलरता प्रश्न में दिए 1 मोलर, टेम्परेचर दिया 27 डिग्री और आर का मान आपके पास होता ही, आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं परासरण दाब। लेकिन ये समीकरण लगाना ही गलत है। अब तुम कहोगे साहब परासरण दाब की तो आपने यही तो समीकरण बताई थी, हम लगा रहे, लेकिन ये समीकरण तब बताई थी जबकि विद्युत अपघट्य का विलयन में वियोजन नहीं हो। अब प्रश्न ये भी कह रहा है कि 46% वियोजन हो रहा है। अब इसको कैसे कंसीडर करें, तो जब अपन जानते हैं, अभी मैंने आई बराबर बताया था पाई ऑब्जर्व मान बटे पाई का थ्योरेटिकल मान, ये होता ही है थ्योरेटिकल मान। अब हमको पता है इस विलयन में थ्योरेटिकल मान सही नहीं है, क्योंकि इस विलयन में अनुसंग गुणधर्म में असामान्यता पाई जा रही है। तो हमको ये वाला मान निकालना है। तो इस मान को निकालने के लिए आप क्या करोगे, ऑब्जर्व मान को निकालने के लिए एमआरटी से आई को और गुणा कर दोगे। ठीक है, अब ये वाली समीकरण लगनी है, लेकिन इस समीकरण को लगाने के लिए पहले आई चाहिए, और आई निकालने के लिए आपको विलयन में अल्फा दिया है। अभी मैंने आपको संबंध बताया था वो ए बी प्रकार के विद्युत अपघट्य के लिए बताया था, और अब ये विद्युत अपघट्य है K for FeCN6। तो पहले इसके लिए संबंध निकालो आई। तो आई निकालने के लिए आप यूज लोगे N0 बटा NT। ऑब्जर्व हम पहले प्रेक्षित करते हैं, तो इनको तो हम ये समीकरण काम आनी है हमको, लेकिन इससे पहले हमको आई निकालना है। तो जैसे ए भी टूटा था A प्लस और B में, वैसे K for FeCN6 अभी मैंने बताया था कैसे टूटता है भाई। ये टूटता है 4K प्लस और FeCN6 ऐसे -4। तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था इसका प्रारंभ में 1 मोल था और इनके 0 मोल थे। फिर मैंने कहा इसमें 1 में से अल्फा प्रतिशत वियोजन हुआ। तो पहले ये A था ये B था, तो मैंने कहा अल्फा बनेगा अल्फा बनेगा, लेकिन इस बार ये 4 गुना बनता है जितना ये टूटता है। तो ये बनेगा 4 अल्फा और ये बनेगा, इसके तो 1 ही मोल है अल्फा। तो पहले अब हमारे N0 ऑब्जर्व कितने आएंगे, 1 माइनस अल्फा प्लस 4 अल्फा प्लस अल्फा, यानी अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो गया, तो आएगा 1 प्लस 4 अल्फा। ठीक है, अब अल्फा हमको कितना दिया प्रश्न में, 46%। तो हम पहले आई निकाल लेते हैं, 1 प्लस 4 इंटू 0.46, 46% हटाएंगे तो 0.46 रहेगा। तो इसको गुणा कर लेता हूं मैं, 6 चौके 24
और 4 चौके 16, 16 और 16 और 2 18, 1.84। अब 1.84 प्लस 1 ये और था, तो ये हो गया आपके 2.84। ये किसका मान आया है? ऑब्जर्व कणों का मान आया है। अब ऑब्जर्व कण हमको मिल गए और थ्योरेटिकल लेके चले थे हम एक, तो हमको आई कितना मिल गया? आई मिल गया हमको ऑब्जर्व कण बटा थ्योरेटिकल कण। तो ये आई हो गया आपके पास 2.84 बटा 1। आई मिल गया। अब प्रश्न ने हमको गणना करवाई थी किसकी? परासरण दाब की। उसके लिए हम समीकरण लगाएंगे पाई बराबर आई एम आर टी। अब लगा सकते हो। अब आई की वैल्यू रखेंगे 2.84, एम की वैल्यू, अच्छा देखो, जब ये पूरा 100% वियोजन हुआ था तो मैंने इसका बताया था 5 कण, जितने कण टूटते हैं ना उतना ही आएगा। लेकिन अभी हमने कहा है कि 46% हुआ है, तो 5 नहीं लिखा है यहाँ मैंने, 2.84 लिखा है। मोलरता आपको कितनी रखी? 1, आर का मान 0.821 और टी का मान 300 केल्विन में बदल दिए। अब आपके उत्तर आ जाता है आराम से। ठीक है, तो आई किससे इफेक्टेड होता है कि आपके विलयन में कितना प्रतिशत वियोजन हुआ है, विद्युत अपघट्य कैसा है। इन दोनों बातों का असर किस पे पड़ता है? आई पे पड़ता है। फिर आई आने के बाद पूरे अनुसंग गुणधर्म पुनः कैलकुलेट समीकरण इससे होंगे। ठीक बात। अब देखो एक एनसीईआरटी ने भी प्रश्न दे रखा है। एनसीईआरटी ने ये प्रश्न दे रखा है, एनसीईआरटी का लेता हूं मैं क्वेश्चन। यदि CaCl2 के विलयन में वांटाप गुणांक I बराबर 2.47 है, तो बताइए यह विलयन में कितने प्रतिशत वियोजित हुआ है। अब यहां उल्टा पूछ लिया। पिछली बार हमको क्या कहा था? 46% वियोजन हुआ है, तो आई बताओ और फिर परासरण दाब बताओ। इस बार आई प्रश्न ने दिया है 2.47 है, तो ये बताओ कि CaCl2 कितने प्रतिशत टूटा है। तो हम जानते हैं CaCl2 टूटता कैसे है, अभी बताया था CaCl2 Ca+2 और 2Cl- ऐसे टूटता है, यानी 3 कण देता है ये टूटकर। अब मैं वही मान लेता हूं कि अगर इसका एक में से अल्फा वियोजित हुआ तो इसका अल्फा बनेगा और इसका 2 अल्फा बनेगा। ठीक बात। अब हम टोटल योग करेंगे तो बनेगा 1 प्लस अल्फा, वो सॉरी 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस 2 अल्फा। क्लियर। तो यहां अल्फा से अल्फा तो कट गया और आया 1 प्लस 2 अल्फा। ये ऑब्जर्व कण है। अब हम आई कैसे कैलकुलेट करेंगे? आई का फॉर्मूला है ऑब्जर्व कण बटे थ्योरेटिकल कण। ऑब्जर्व कण बटे थ्योरेटिकल कण, तो आई बराबर ऑब्जर्व कण कितने हैं? 1 प्लस 2 अल्फा है और थ्योरेटिकल तो वही एक है। लेकिन इस बार हमको आई दे रखा है कितना? 2.47 और 1 प्लस 2 अल्फा। तो अब 1 को इधर ले जाओगे तो 2 अल्फा बराबर 2.47 माइनस 1, तो अल्फा बराबर कितना आ गया? 1.47 बटा 2, यानी 0.74, 7 दूनी 14 और 0.73 ये आएगा। ठीक है, तो लगभग प्रतिशत में लोगे तो कितना आएगा? 50% हमारे पास अल्फा आ चुका है। तो उल्टा हो गया ना प्रश्न कि अगर हमको अल्फा पता हो तो हम आई निकाल सकते हैं,
और आई पता हो तो हम एल्फा निकाल सकते हैं। अब इसी तरह से एनसीईआरटी में 3-4 प्रश्न आपके उदाहरण नंबर लास्ट 2.12 और 2.13 है, आप कीजिए उनको। और कुछ प्रश्न है जैसे मैं आपको बता देता हूं एनसीईआरटी के, एक आपके है 2.32 क्वेश्चन। इसमें कह रहा है, मैं आपको क्वेश्चन अगर किसी के पास बुक नहीं है तो लिखा देता हूं और हिंट भी दे देता हूं। देखिए 2.32 जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 2.32 क्वेश्चन है, उसमें कहा है CH3 CH2 CH2 COOH के 10 ग्राम को 250 ग्राम जल में मिलाने से हिमांक में होने वाला अवनमन परिकलित कीजिए। अब ठीक है, हिमांक में होने वाला अवनमन, और इसके लिए दो चीज दी है प्रश्न में। एक तो के का वैल्यू दिया है 1.4 इंटू 10⁻³ और एक के एफ का वैल्यू दिया है कितना 1.86 के जी मोल इनवर्स। ये दो चीज आपको दी है। अब आपको पूछा है हिमांक में होने वाले अवनमन का परिकलन कीजिए। समीकरण आपको मैंने पहले ही बताई थी जब हिमांक में अवनमन पढ़ाया था, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू मोलरता। अब तुम सोचो कि प्रश्न ने 10 ग्राम को 250 ग्राम विलायक में घोला है, मोलरता में हमको ये दो ही चीज चाहिए, तो हम मोलरता तो निकाल ही लेंगे और के एफ का मान प्रश्न ने हमको दिया ही है, दोनों को गुणा ही तो करना हो जाए। लेकिन ऐसे नहीं होगा। फिर ये क्यों दिया है प्रश्न ने? ये इसलिए दिया है कि ये इसकी जगह अगर यूरिया ग्लूकोज होता तो हो भी जाता प्रश्न, लेकिन ये विलयन में जाके टूटेगा। ए बी प्रकार का विद्युत अपघट्ट है, CH3CO- और H+ में टूटेगा। अब टूटेगा तो टूटेगा कितना, एल्फा देना चाहिए आई निकालने के लिए। अभी हमने देखा था एल्फा था तो आई आ गया था 46% दिया था, आई आ गया था 2.84। अब यहाँ तो एल्फा की जगह आपको के दे दिया, तो आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा के बराबर होता है C⁴/1 - एल्फा। इस समीकरण को सॉल्व करके आप किसकी वैल्यू निकालोगे, एल्फा फाइंड आउट करोगे। फिर एल्फा के बाद मैंने आपको बताया था कि आई बराबर 1 + एल्फा/1 ए बी के लिए। तो एल्फा जब यहां से आ जाएगा तो उसे यहां रखना, आई आ जाएगा। और फिर ये समीकरण सीधी नहीं लगेगी, आई से गुणा होके लगेगी। तो फिर आपके पास आई यहां से आ जाएगा, के एफ दे रखा है। मोलरता की गणना के लिए आपको मोलरता का फॉर्मूला याद दिला दूं कि W/mW इंटू विलायक का भार। ग्राम में अगर हो, जैसे यहाँ ग्राम में ही है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई और करोगे तो मोलरता यहाँ से W दे रखा है 10 ग्राम, अनुभार इसका निकाल लेना और कैपिटल W 250 ग्राम। तो ऐसे ये प्रश्न आपसे होगा। जस्ट इसके नीचे वाला प्रश्न और है 2.33। नहीं 2.33 नहीं, अच्छा फिर है 2.33। हाँ उसके लिए भी बता देता हूं।
क्वेश्चन संख्या है 2.33। कहता है CH3 FCOH के 19.5 ग्राम को 500 ग्राम H2O में घोलने पर जल के हिमांक में 1 डिग्री सेंटीग्रेड का अवनमन देखा गया। आई बताओ पहले तो, फिर अल्फा बताओ, फिर अल्फा के बाद ये भी बताओ। ये जस्ट इससे अपोजिट क्वेश्चन हो गए। तो आई हमको कैसे पता लगेगा भाई? हिमांक में अवनमन हमको ऑलरेडी दे दिया, पिछली बार पूछा था। डेल्टा टी एफ हमको पिछली बार पूछा था, समीकरण लगाई थी आई इंटू के एफ इंटू मोलकता। तो वही देखो, यहाँ से तो मोलकता निकलेगी इस चीज से, इस चीज से आप क्या निकालोगे? मोलकता। के एफ का मान वही हो गया 1.86 के जी मोल इनवर्स। आई आप कैसे निकालोगे? अब डेल्टा टी एफ आपको ऑब्जर्व है, इसमें के एफ ये रहा और मोलकता यहाँ से निकाल के इसका भाग लगा देना, आई मिल जाएगा। मैंने समीकरण भी बताई थी स्टार्टिंग में। आई मिलने के बाद वही ये भी किस तरह का है, तो आई को मिलने के बाद 1 प्लस एल्फा लगाना। तो यहाँ से क्या निकालोगे फिर? आई एल्फा। और एल्फा निकालने के बाद के का समीकरण सी एल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एल्फा। सी क्या काम में लोगे? वही मोलकता काम में ले ली जाएगी। तो ऐसे ही आपके 2.33 क्वेश्चन हो जाएगा। और जब आप इनको कर लोगे तो उदाहरण नंबर 2.12 और 2.13 भी आपसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था। अब हम नेक्स्ट चैप्टर, चौथा चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगली क्लास से। ये आपका सेकंड चैप्टर मैंने फिनिश कर दिया। ठीक।